चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक स्वस्थ समाज के लिए मार्ग तैयार करना, रिपोर्ट जारी की गई। तो यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन ने जारी की है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक विलगाव क्या है? तो सामाजिक जुड़ाव इसका अर्थ है कि परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी, सहपाठी आदि से जुड़ना और आपस में बातचीत करना। सामाजिक विलगाव तो यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं होता या उसे अपने रिश्तों से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता या उसके रिश्ते तनावपूर्ण या नकारात्मक होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। अकेलापन यह तब महसूस होता है जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है। सामाजिक अलगाव तो जब किसी व्यक्ति के बहुत कम मित्र, रिश्तेदार या जान पहचान के लोग होते हैं या वह दूसरों से बहुत कम मिलता जुलता है तो इसे सामाजिक अलगाव कहा जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो सामाजिक विलगाव की व्यापकता 2014 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। इसमें युवा 13 से 29 वर्ष सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। 1990 से 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 3 में से एक वृद्धवयस्क तथा 2003 से 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 4 में से एक किशोर सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति में है। असमानताएं तो निम्न आय वाले देशों में लगभग 24% लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि अमीर देशों में यह आंकड़ा 11% है। सामाजिक विलगाव के प्रभाव तो शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैश्विक स्तर पर 2014 से 2019 के दौरान लगभग 8,71,000 मौतें अकेलेपन से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव तो इसमें अवसाद, एंजाइटी, डिमेंशिया आदि शामिल है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसमें खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता की हानि शामिल है। सामाजिक जुड़ाव को सुधारने हेतु रोड मैप तो नीति सामाजिक जुड़ाव या संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। ऐसा कदम डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी समेत 8 देशों ने उठाया है। अनुसंधान वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना चाहिए तथा सामाजिक संपर्क के ग्रैंड चैलेंजेस को शुरू करना चाहिए। हस्तक्षेप तो इंटरवेंशन एक्सेलरेटर शुरू किया जाना चाहिए जो लोगों को जोड़ने वाले नए तरीकों को तेजी से लागू कर सके। साथ ही सामुदायिक अवसंरचना को और सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल सकें। बेहतर मापन तो यह जानने के लिए कि समाज आपस में कितना जुड़ा हुआ है एक वैश्विक सामाजिक जुड़ाव सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। जन सहभागिता तो व्यापक जन जागरूकता अभियान, आयोजन, समूह गतिविधियां और सोशल प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा देना चाहिए। देखते हैं सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के कारक। तो सामाजिक अलगाव एवं अकेलापन, खराब स्वास्थ्य, जीवन में बदलाव, निम्न आय और कम शिक्षा, अकेले रहना, कमजोर सामुदायिक अवसंरचना, हाशिए पर जाना, डिजिटल तकनीकों का अस्वास्थ्यकर उपयोग। फिर अगली न्यूज है, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया। हाल ही में ईरान ने इजरायल और अमेरिका के साथ टकराव के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग को निलंबित करने वाला एक कानून बनाया है। ज्ञातव्य है कि IAEA बोर्ड ने मतदान करके ईरान को परमाणु अप्रसारण संधि के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन का दोषी ठहराया था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। IAEA को NPT के तहत एक विशेष भूमिका सौंपी गई है। यह परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण संस्था के रूप में कार्य करता है। IAEA परमाणु हथियार नहीं रखने वाले NPT पक्षकार देशों की परमाणु प्रसार संबंधी प्रतिबद्धता की पुष्टि हेतु अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था लागू करता है। IAEA परमाणु हथियार नहीं रखने वाले सदस्य देशों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विकास को सुविधाजनक बनाता है। ईरान की कार्यवाही का प्रभाव तो IAEA के साथ ईरान का सहयोग निलंबित करना वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठनों की भूमिका में हो रही गिरावट का एक और उदाहरण है। यह गिरावट निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार कम होना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन में कमी और राष्ट्रों द्वारा इनके प्रति दायित्वों से पीछे हटने जैसे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शक्तिहीन हो रही हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना। विश्वसनीयता का संकट, आम सहमति की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाते। अक्सर इन संगठनों के निर्णय विकसित देशों से प्रभावित होते हैं जिससे उनकी स्वतंत्र कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं। अप्रभावी होना तो इन संगठनों के पास संधियों व दायित्वों को लागू करने का अधिकार नहीं होता। साथ ही संसाधनों की कमी और अप्रासंगिक गवर्नेंस संरचनाएं जैसे मुद्दे भी विद्यमान हैं। निर्णय की वैधता पर सवाल उठाना तो उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान विश्व की स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और वीटो शक्ति केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। इससे सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर सवाल उठते रहे हैं। फिर नेक्स्ट है
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी फ्लड नामक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। सी फ्लड राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को समेकित करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। यह आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए एक व्यापक निर्णय समर्थन उपकरण प्रदान करेगा। भारत के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। सी फ्लड के विषय में देखते हैं। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग का उपयोग करता है। यह बाढ़ जल पलावन के नक्शे और जल स्तर की भविष्यवाणियां प्रदान करेगा ताकि आपदा पूर्व तैयारी की जा सके। इसे निम्नलिखित संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है, जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे, केंद्रीय जल आयोग जो देश में बाढ़ पूर्वानुमान और समय रहते चेतावनी देने वाले नोडल संगठन है, तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने भी इसके विकास में सहयोग किया है। कार्यान्वयन तो इस परियोजना का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कार्यान्वयन किया जा रहा है। NSM की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं में सशक्त बनाना है। NSM को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मिलकर संचालित किया जा रहा है। वर्तमान कवरेज तो फिलहाल यह प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करेगी। भविष्य में सभी नदी घाटियों को इसमें शामिल किया जाएगा। पूर्वानुमानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल से जोड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वाड ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की। तो क्वाड समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड ने इस पहल की शुरुआत निम्नलिखित उद्देश्यों से की है: विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों पर फिर से प्राप्त करना, प्रसंस्करण जैसी प्राथमिकताओं पर सहयोग मजबूत करना। यह पहल क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन उपायों पर क्वाड के सहयोग का विस्तार करेगी। क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की आवश्यकता क्यों है? तो आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। कई क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन और प्रोसेसिंग कुछ ही देशों तक सीमित है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता जैसे जोखिमों से इनकी वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया के लगभग 70% कोबाल्ट की आपूर्ति करता है। चीन दुनिया के 68% कोबाल्ट, 65% निकेल और 60% लिथियम को रिफाइन करता है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा तो उदाहरण के लिए 2024 में चीन ने गैलियम, जर्मेनियम जैसे खनिजों का अमेरिका को निर्यात प्रतिबंधित कर दिया था। चीन के इस कदम से ये साफ हो गया कि क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग रणनीतिक हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। अन्य अपर्याप्त रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। तो क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि महत्वपूर्ण खनिज के उदाहरण हैं। इनमें उच्च मांग, विविध उपयोग, आपूर्ति जोखिम आदि के कारण अति महत्वपूर्ण माना जाता है। उपयोग उद्योग, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा आदि। क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई अन्य पहले तो भारत द्वारा शुरू की गई पहले खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 यह क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण एवं खनन को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 आदि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते तो खनिज सुरक्षा साझेदारी भारत 2023 में इस अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ था। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019 यह खान मंत्रालय की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स का अधिग्रहण करना है। उदाहरण के लिए लिथियम माइंस की खोज के लिए इंडिया अर्जेंटीना एग्रीमेंट 2024। फिर अगली न्यूज है हमारी, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने के लिए सलाह जारी की। आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को अपनी प्रणालियों में शामिल करें। FIR को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आधारित एकीकरण के माध्यम से बैंकों और दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बीच स्वचालित रूप से डेटा का आदान प्रदान करता है। इससे रियल टाइम में कार्यवाही करना संभव हो जाता है। DIP एक ऑनलाइन सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इसके तहत साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हितधारकों के बीच दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। देखते हैं वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI क्या है। तो इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक जोखिम आधारित पैमाना है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, दूरसंचार विभाग के चक्षु मंच तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी सहित विविध हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम है।
इससे बैंकों को साइबर धोखाधड़ी रोकने में किस प्रकार मदद मिलेगी? तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं रियल टाइम में FRI का उपयोग संदिग्ध लेन देन को रोकने, ग्राहकों को अलर्ट या चेतावनी जारी करने आदि के लिए कर सकते हैं। DIU नियमित तौर पर हितधारकों के साथ मोबाइल नंबर निरस्त्रीकरण सूची साझा करता है। इसमें साइबर अपराध से जुड़े होने, असफल पुनः सत्यापन आदि के कारण डिस्कनेक्ट किए गए नंबरों का विवरण होता है। फिर नेक्स्ट है, स्पेन और ब्राजील ने दुनिया भर में सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला यानी स्पेन में प्रस्तुत किया गया है। सम्मेलन में दोनों देशों ने असमानता को कम करने के लिए हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान लागू करने और अति धनी लोगों पर कर लगाने का आह्वान किया। यह प्रस्ताव सेविला एक्शन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को गति देना है। दोनों देशों ने अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे अमीर लोगों से अधिक निष्पक्ष योगदान के लिए एक वैश्विक संपत्ति रजिस्ट्री बनाने का भी प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थी मालिकों सहित सभी धन संपदा और संपत्तियों की एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाना है। असमानता को कम करने की जरूरत क्यों है? तो आय में असमानता, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास 95% आबादी की कुल संपत्ति से ज्यादा संपदा है। कर असमानता का समाधान करना, तो 2015 में सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में $33.9 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद ये अरबपति वास्तविक रूप से केवल 0.3% टैक्स ही दे रहे हैं। SDGs प्राप्ति में मदद, तो दुनिया के करीब 3000 अरबपतियों ने वास्तविक रूप से $6.5 ट्रिलियन का लाभ कमाया, जबकि SDGs को हासिल करने के लिए हर साल $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है। निजी बनाम सार्वजनिक संपत्ति का अंतर, तो 1995 से 2023 के बीच दुनिया की निजी संपत्ति में $342 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो सार्वजनिक संपत्ति से 8 गुना ज्यादा है। असमानता से निपटने के लिए शुरू की गई पहली तो वैश्विक स्तर पर सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक प्रयासों का समर्थन करता है। G20 समझौता, G20 का 2024 का समझौता हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए एक संयुक्त टैक्स एजेंडा विकसित करने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र कर अभिसमय पर वार्ता, भारत में रोजगार सृजन योजनाएं जैसे मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना आदि, जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय पहुंच बढ़ाना आदि। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है परख। तो हाल ही में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़ों को सभी के लिए उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा। परख के विषय में देखते हैं, ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में 2023 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है छात्रों के मूल्यांकन से जुड़े मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तय करना। फोकस क्षेत्र क्षमता विकास, उपलब्धि सर्वेक्षण, विभिन्न स्कूल बोर्डों से समान समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पोषण खपत पर रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत में पोषण खपत पर एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदु, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी खपत ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला क्रमशः 2233 और 2212 किलो कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी। अनाज अभी भी प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। हालांकि 2009 से 10 के बाद से अनाज से मिलने वाले प्रोटीन का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 12% घटा है। इसकी भरपाई अंडा, मछली, मांस आदि के बढ़ते सेवन से हुई है। खर्च और कैलोरी खपत, तो जैसे जैसे मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बढ़ता है, वैसे वैसे औसत कैलोरी खपत भी बढ़ती है। कम होता अंतराल, तो सबसे गरीब 5% और सबसे अमीर 5% आबादी के बीच कैलोरी खपत का अंतर 2023-24 में काफी हद तक कम हो गया है। फिर नेक्स्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के समय में बदलाव किया है। इसके विषय में देखते हैं। इसके तहत बैंक अपनी अतिरिक्त जमा राशि को एक दिन के लिए RBI के पास रख सकते हैं। यह सुविधा बिना किसी गारंटी के बैंकों से अतिरिक्त नकदी को सोखने का काम करती है। MSF के विषय में, यह एक आपातकालीन सुविधा है। जब बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाती है, तब बैंक इसके तहत RBI से उधार ले सकते हैं। इसके तहत बैंक सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखकर उधार लेते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन मेड मैक्स। तो यह ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत NCB ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया।
जो 4 महाद्वीपों में सीमित उपयोग वाली दवाओं की तस्करी करता था। यह गिरोह एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके इन दवाओं की तस्करी करता था। नेटवर्क दिखाता है कि आज के समय में अवैध व्यापार किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी और ट्रांसनेशनल लॉजिस्टिक्स के मेल से और भी जटिल और संगठित होता जा रहा है। नेक्स्ट, वन सलाहकार समिति। तो वन सलाहकार समिति ने वन भूमि में या उसके निकट अवस्थित प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की है। इसके विषय में देखते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित किया गया है। भूमिका तो खनन सहित वन भूमि के गैर वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्तावों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना तथा भारत सरकार को सिफारिश देना। इसकी भूमिका अनुशंसनात्मक प्रकृति की होती है, यानी यह अंतिम निर्णय नहीं लेती, केवल सुझाव देती है। फिर नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने नई परियोजनाओं के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक को मंजूरी दी है। इसके विषय में देखते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को कम उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास मार्ग अपनाने में मदद करना है ताकि वे अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को हासिल कर सकें। इसे 2010 में कानकून में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP 16 में स्थापित किया गया था। इसके अनुच्छेद 9 में पेरिस समझौते का समर्थन किया गया है। शासन तो इस कोष को GCF बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यह UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रति जवाबदेह है और उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है। मुख्यालय सोंगडो इंचियोन सिटी, दक्षिण कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट है फिर ट्रांजिशन बॉन्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने IFSCA विनियम 2024 के तहत ट्रांजिशन बॉन्ड के जारी करने और लिस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क अनुमोदित किया। इसके विषय में देखते हैं। यह ग्रीन डेट सिक्योरिटी की उपश्रेणियों में से एक है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी वेरिएंट प्रतिभूति है जिससे जुटाई गई राशि का उपयोग स्वच्छ परिवहन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसी परियोजनाओं, संपत्तियों के लिए किया जाता है। उद्देश्य स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्रों को धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करना, ग्रीन वॉशिंग को कम करना, तो पारदर्शिता, खुलासे और तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से लागू किया जाता है जिससे निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित होता है। फिर नेक्स्ट है माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। तो माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य में 5 बाघ मृत पाए गए। इसके विषय में देखते हैं। दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। ये बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक जोड़ने वाला गलियारा बनाता है जहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ऊंची जगहों पर अर्ध सदाबहार शोला वन तथा इसकी सीमाओं पर सीमित मात्रा में झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। सोलीगा और लियांग समुदाय यहाँ के प्रमुख निवासी हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, स्लोथ, बेयर आदि शामिल हैं। यह पूर्वी घाट पश्चिमी घाट परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है घाना, राजधानी अक्रा। भारत के प्रधानमंत्री ने घाना की राजकीय यात्रा की। यह पिछले 3 दशकों में घाना की पहली यात्रा थी। इस अवसर पर उन्हें घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में आइवरी कोस्ट, कोटे डिआइवर, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो है। 1957 में स्वतंत्रता से पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। भौगोलिक विशेषताएं तो प्रमुख नदी वोल्टा रिवर, ब्लैक वोल्टा आदि झील, लेक वोल्टा सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उच्चतम बिंदु माउंट अफात-जाटो। प्राकृतिक संसाधन घाना स्वर्ण और कोको के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा घाना से होकर गुजरती है। ये बात की हमने घाना की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।